सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली एंड दिस इज योर जावेद जाफरी। एंड आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, मैथ और रीजनिंग से पूछे गए जितने भी हमारे प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। यानी 2022 में जितने भी आपके मैथ और रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का आज हम सोल्यूशंस देखने वाले हैं। ऐसे तो बीए, बीएससी एंड बीकॉम एंड वोकेशनल कोर्सेज ये सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर हमको प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कौन से यूनिट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से यूनिट को स्किप करना है, तो ये सारे चीज़ हमारे प्रीवियस ईयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए सफिशेंट रह जाता है और हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं PYQ, जो कि आपके मैथ और रीजनिंग के ऊपर। मैथ और रीजनिंग के पूछे गए 2022 में प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं, बट क्वेश्चंस लेने से पहले आप सबको मैं एक बता दूं कि अगर आप चाहते हो फ्री में क्लासेस करना BA, BSc, BCom, BBA एंड अदर्स वोकेशनल कोर्सेज के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप सबको दी जा रही हैं। आपको A to Z सारी नोट्स एंड A to Z स्टडी मटेरियल एंड A to Z गाइडेंस वगैरह ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ज्वाइन होने के लिए आप सबका ये एक टर्म्स है। टर्म्स क्या है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप नंबर पे अपना नेम एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो एंड कौन से कोर्सेज करना चाहते हो PU से, आप वो मेंशन करोगे, देन हम लोग वहाँ पे आपको ऐड कर लेंगे अपने ग्रुप में। ऐड हो जाओगे ग्रुप में, देन वहाँ पे आप सबको ये सारे चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आप अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन अप हो सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2022 में पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 कह रहा है कि ABC का औसत वजन 45 kg है, ठीक है। कोई ABC है, उनका औसत वजन जो है वो 45 kg है, ठीक है। यदि A और B का औसत वजन 40 kg है, ठीक है। A और B का औसत वजन कितना है? 40 kg, ठीक है। और B और C का औसत वजन है 43 kg। तो B का वजन पूछ रहा है, तो V का वजन है, यानी B का वजन पूछ रहा है कि B का वजन क्या होगा। तो हमको ऑलरेडी गिवन है ABC का औसत वजन 45 kg, ठीक है। A और B का औसत वजन 40 kg है, ठीक है। और B और C का औसत वजन 43 kg है। तो हमसे पूछ रहा है कि B का वजन क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ऐसे मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी PDF एंड आप इसके PDF वगैरह चाहते हो लेना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप हो सकते हो, ठीक है। या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन अप हो सकते हो। इसकी पूरी फुल PDF आप सबको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये ऑफिशियल आपका पेपर है, ये किसी स्टूडेंट्स ने हमको गिवन किया था जब वो एग्ज़ाम देकर आया था, ठीक है। एग्ज़ाम देकर आया था, उसने हमको गिवन किया था और फ़ोटो वगैरह लिया था, तो वही गिवन किया था, तो उसी का हम सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला 37 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन सब पे हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 37 क्वेश्चन कह रहा था कि ABC का औसत वजन 45 kg है, ठीक है। A, B और C का औसत वजन जो है कितना है? तो 45 kg है, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि A और B का औसत वजन कितना है? आपका 40 kg है, 40 kg है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि B और C का औसत वजन, ठीक है ना, 43 kg है, ठीक है, 43 kg है। तो हमसे पूछ रहा है कि B का औसत वजन क्या होगा, ठीक है। ये इस टाइप से पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज का कोई भी क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक क्लियर रहना ज़रूरी है। तो आपका ये लाइबिलिटी बनता है कि आप इसके बेसिक को क्लियर रखो।
बट इसके टर्म्स क्या कहते हैं कि सम ऑफ नंबर, यानी कि ए बी और सी ये क्या है हमारा नंबर है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टर्म्स है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कहने का मतलब क्या है कि 1 2 और 3 बटा में 3 करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है ए बी सी, ये सम ऑफ टर्म्स है, ठीक है, ये सम ऑफ टर्म्स है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स बटा में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स क्या है ए बी सी, ठीक है, जिसका 45 kg औसत है, तो बाटा में हम 3 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 3 15, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 4 का 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 1 13, 135 kg आएगा। यानी ए बी और सी का जो औसत वजन है वो 135 kg है, ठीक है। एंड ए और बी का औसत वजन यानी सम ऑफ टर्म्स कितना है 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। कितना होगा 2 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 80 kg होगा। ए और बी का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा 80 kg होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है बी और सी कितने टर्म्स हैं, तो 2 है, तो बट्टा में कितना 2, तो ये 43 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 86 kg आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बी का जो हमारा औसत वजन है वो क्या होगा, बी का औसत वजन पूछ रहा है। तो बी का औसत वजन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको किसी एक का निकालना होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ए बी और सी का औसत वजन 135 kg, 135 kg हमारे पास तीनों का वजन यहाँ पे गिवन है। बट यहाँ पे देखना है कि ए और बी का हमारे पास गिवन है 80 kg, यानी 80 kg, ठीक है, 80 kg, ठीक है। अब यहाँ पे 135 में से 80 kg निकालोगे तो हमारे पास सी का मिल जाएगा ना। जब ए बी और सी का दिया हुआ है 135 kg और ए और बी का हमको पता है, ठीक है, ए और बी का हमको पता है कि 80 kg है, तो सी का हमको नहीं पता है। तो जब ए और बी माइनस करोगे ए बी सी में से तो हमारे पास सी का निकलेगा ना, सी का निकलेगा वजन, सी का औसत वजन पता चल जाएगा। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 135 माइनस 5 और 30 55 यानी 55 kg आ गया। ये हमारा सी का जो औसत वजन है वो 55 kg आ गया, ठीक है, 55 kg आ गया। अब 55 kg हमारे पास सी का वजन है। बट यहाँ पे देखना कि बी और सी का जो औसत वजन है 86 kg है। बी और सी का औसत वजन 86 है। बी और सी का जब 86 है, हमारे पास सी का ऑलरेडी पता है कि 55 है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। तो किस तरह से, तो 55 में से हम माइनस करेंगे 86 में से माइनस करेंगे 55, तो 1 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ये 31 kg जो हमारा होगा वो बी का औसत वजन होगा। यानी 31 kg जो होगा हमारा बी का औसत वजन होगा। समझ में आए कैसे, ए बी और सी का औसत वजन कितना है 135 kg, हमने ए और बी का निकाला तो ए और बी का 80 kg है और ए और बी और सी का तीनों का 135 kg है। जब माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास सी का वजन निकलेगा। सी का 55 kg निकल गया। अब जब सी का 55 kg निकल गया और यहाँ पे पूछ रहा है बी और सी का औसत वजन, यहाँ पे दिया हुआ है 86 किलो। जब बी और सी का 86 किलो दिया हुआ है और सी का हमको पता है कि 55 किलो है, तो जब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमको पता नहीं चल जाएगा बी का औसत वजन। तो बी का जो औसत वजन है वो कितना है, तो 31 kg है, ठीक है, 31 kg जो है आपका बी का औसत वजन है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएंगे और लंबा वीडियो होने के कारण आप सबका पता है कि आप सब इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, यानी देखना ये क्वेश्चन नंबर 38 है। आपके जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसमें 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चे की आयु, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना। 5 बच्चे की आयु का योग
और 5 बच्चे जन्म ले रहे हैं और उनके आयु का योग जो है वो 50 वर्ष है, यानी 50 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी। एक बार और मैं रिपीट कर दें, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, 5 बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे? तो 5 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 5 बच्चे जन्म ले रहे हैं हम, और उनका जो युग है वो 50 वर्ष है। ठीक है, उनका जो आयु का युग जो है वो 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे वाले बच्चे की उम्र पूछ रहा है, तो सबसे छोटे वाले बच्चे का उम्र क्या होगा? ठीक है ना, तो सबसे छोटे वाले बच्चे का उम्र हमको पता करना है। तो मान लेते हैं कि सबसे बड़ा वाला का x है, सबसे बड़े बच्चे का उम्र, सबसे बड़े बच्चे का उम्र, सबसे बड़े बच्चे का उम्र मान लेते हैं कि x है। ठीक है, जब मान लो कि सबसे बड़ा वाला का x है तो उससे छोटा वाला का क्या होगा? -3x होगा ना, -3x। ठीक है, ऐसे समझो। मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि ये घटते क्रम में है, क्योंकि सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से। तो ये मान लो कि सबसे बड़ा वाला का x है, उससे मान लो कि ये सबसे बड़ा वाला है, इसका उम्र है 1 साल, ठीक, 1 वर्ष। बट इससे जो छोटा होगा उसका क्या होगा? x - 3 होगा, x - 3 होगा ना, तभी तो वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि मेरा उम्र है 1 वर्ष, मेरा उम्र क्या है? 1 वर्ष है, यानी कि मेरा उम्र जो है वो 1 वर्ष है। मुझसे जो छोटा है वो 3 साल के अंतराल पर है, मुझसे जो छोटा होगा वो 3 साल के अंतराल पे होगा। ठीक है ना, ऐसे 5 बच्चे हैं 3 साल के अंतराल पे, तो 3 साल के अंतराल क्या होगा? x - 3 होगा, सबसे बड़ा x। अब मुझसे छोटा क्या होगा? 3 साल छोटा होगा, तो x में से, यानी x - 3 होगा कि नहीं होगा? उससे छोटा क्या होगा? x - 6 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो, सबसे बड़ा वाला x, उससे छोटा x - 3, तो उससे छोटा क्या? तो x - 6, उससे छोटा क्या? उससे छोटा फिर और 3 साल, तो x - 9, उससे छोटा और 3 साल, तो x - 12, उससे इन पाँचों का योग जो है वो 50 वर्ष है। ठीक है, 5 ही का पूछ रहा था ना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 ही का पूछ रहा था, तो उससे छोटा क्या है? x - 12, और इन सब का योग जो है वो 50 वर्ष है। इन सब का योग क्या है? तो 50 वर्ष है। ठीक है, अब देखो कितने बच्चे हैं? तो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो क्या होगा? 5x होगा। ठीक है, 5x, और इन सब के 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 बच्चे हैं। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, यानी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे का मतलब क्या है? 5 बच्चे का मतलब 5x, एक बच्चा x, तो 5 बच्चा 5x, तो 5x का 5x। अब यहाँ पे देखना, अब 5x मतलब क्या? सबको जोड़ करना 5x बना है, तो x - 3, 3 - 6 - 9 और -12, तो इसको जब ऐड करोगे 3 6 3 9 9 9 18 18 और 12 30, यानी कि -30 इक्वल टू 50 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 बच्चे का योग 5x, और 5x यानी पाँचों का जो आपका एज है, जो आपका अंतराल है, 3 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -12 है, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30x इक्वल टू 50 वर्ष। ठीक है, इक्वल टू 50 वर्ष, यानी 5 बच्चों का योग 50 वर्ष है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू ये इधर आएगा, तो 50 यानी 80, 80/5, 80/5 होगा ना, 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस में है तो ये इधर जाए या इधर आए तो ऐड होगा ना, ऐड होगा। तो अब इसको काटोगे तो कितना होगा? 5 एकम 5 और कितना? 5 एकम 5 और 16, 8 का 18 16, हाँ 16, 6। ठीक है, कितना होगा? 6, यानी 16 होगा। तो सबसे बड़े बेटे का उम्र क्या है? 16 वर्ष है। सबसे बड़े का हमारे पास निकल के आ गया 16। अब सबसे बड़ा कौन है? x है, सबसे बड़ा x है। अब हमको सबसे छोटे वाला का निकालना है, तो x - 12,
x माइनस 12। तो x कितना है 16 है, 16 में से 12 जब घटाओगे तो कितना होगा 4 वर्ष। जो सबसे छोटा वाला का उम्र होगा वो 4 वर्ष होगा। 16 25 80, हाँ ठीक है 4 वर्ष होगा, ठीक है ना। जो सबसे छोटा वाला होगा वो 4 वर्ष होगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे रख लो, यहाँ पे जैसे कि सबसे बड़ा वाला का कितना वर्ष है तो x वर्ष था, तो यहाँ पे 16 वर्ष है। तो सबसे बड़ा वाला ये हो गया 16 वर्ष। अब इससे छोटा क्या होगा 16 माइनस 3, इससे छोटा 16 माइनस 6, इससे छोटा 16 माइनस 9, इससे छोटा 16 माइनस 12। समझ में आ रहा है। x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं 16 रख रहे हैं, तो 16 माइनस 12 करोगे, ठीक है, तो कितना होगा 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष जो है वो सबसे छोटे वाले का एज है। तो वही पूछ रहा था कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, तो सबसे छोटे बच्चा का उम्र जो होगा वो कितना होगा 4 वर्ष होगा। समझ में आ गया। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि दिन में 8 घंटे काम करने वाले, ठीक है ना, दिन में 8 घंटे काम करने वाले 3 पंप 2 दिन में 1 टैंक को खाली करते हैं। दिन में 8 घंटे काम करने वाले 3 पंप 2 दिन में 1 टैंक को खाली करते हैं, ठीक है ना। 1 टैंक को खाली करते हैं, खाली कर सकते हैं। तो टैंक को खाली करने के लिए 4 पंपों को 1 दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। यानी कि 8 घंटा रोज काम कर रहा है, ठीक है, 3 गो पंप मिलकर 8 घंटा रोज काम कर रहा है, तो उसको 2 दिन लग जा रहा है किसी टैंक को खाली करने में। तो वही कह रहा है कि 4 गो अगर पंप हो उसमें और 1 दिन में टैंक को खाली करने हो तो कितने घंटे लग जाएंगे। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर है 39, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे कि कोई एक टैंक है, मान लो ये कोई एक टैंक है, ठीक है, ये टैंक है और इसमें क्या है 3 गो पंप है, 3 गो पंप है या पाइप भी कह सकते हो। ये टैंक है एक जिसमें पानी भरा हुआ है और ये 3 गो पंप है, 3 गो पंप है और इन तीनों को कितने घंटे लग जा रहे हैं तो 8 आवर्स लग जा रहे हैं, आवर्स लग जा रहे हैं प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। और ये 2 डेज में खाली करता है। कितने दिन में खाली करता है 2 डेज में, 2 डेज में इम्प्टी करता है, ठीक है ना। इस टैंक को 2 दिन लग जा रहे हैं, तीनों पंप को मिलाकर 2 दिन लग जा रहे हैं इसको खाली करने में। तो वही कह रहा था कि एक और ऐसा टैंक हो, अगर एक और ऐसा टैंक हो और इसमें 4 पंप दिया हुआ हो, P1 P2 P3 और P4 यानी पंप 4, ठीक है, 4 गो पंप दिया हुआ हो तो इसको खाली करने में 1 दिन में खाली करने में कितने समय लग जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि इस टैंक को 1 दिन में खाली करने में कितने समय लग जाएंगे जब 4 पंपों से पानी क्या हो खाली करना हो। तो ऐसे समझो। पहले तो यहाँ पे जब समझ रहे हो कि जो पंप 3 गो है यहाँ पे वो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 2 दिन में वो खाली कर रहा है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तीनों। तो अगर हम एक का निकाल लें, अगर हम एक पंप का निकाल लें कि कितने दिन में वो कितने घंटे काम करेगा तो 2 दिन में खाली कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो 8 आवर्स प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 2 गो आपका 8 आवर्स प्रतिदिन काम कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है तब ये खाली हो रहा है। तो 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है, क्योंकि एक टैंक 8 घंटे यानी तीनों टैंक मिलकर 8 घंटे कर रहा है काम। तो अगर हम एक टैंक का निकालें तो 24 होगा ना, क्योंकि एक टैंक अगर काम करेगा तो एक टैंक अगर काम करेगा तो 3 गो का लग रहा है 8 घंटा, तो 1 गो का कितना लगेगा तो 3 गो पंप है, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 का बटा 2 16 और 8 3 का कितना होता है 24 होता है, ठीक है, यानी 24 आवर्स लगेंगे प्रतिदिन कितना लगेगा 24 आवर्स। कैसे, अब यहाँ पर समझना है, जैसे कि P1 P2 और P3 है, तीनों पंप मिलकर काम कर रहा था तब 8 घंटा लग रहा था प्रतिदिन और 2 दिन में ये टैंक खाली कर रहा था। जब एक हम पंप से पानी गिराएंगे, एक पंप से अगर हम इस टैंक को खाली करें तो एक पंप से जब हम खाली करेंगे तो इन सब का टाइम तो एक ही लेगा ना, तो सब का टाइम लेगा तो कितना होगा 24 आवर्स होगा ना, क्योंकि 8 3 कितना होता है 8 3
8 का बार 16 या 3 का 24 होता है, तो 24 आवर लगेंगे प्रतिदिन। और कितना दिन काम कर रहा है, 2 दिन में ये खाली कर रहा है, 2 दिन में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 2 डेज में खाली कर रहा है, तो 24 × 2 करोगे ना, 24 × 2 करोगे, प्रतिदिन काम कर रहा है 24 घंटा, तो 24 × 2 करोगे तो कितना होगा, 48 आवर्स होगा। ठीक है, 48 आवर्स वो काम करेगा एगो टैंक, ये एगो पाइप जो आपका है ये 48 आवर्स काम करेगा, तब जाके 2 दिन में आपका ये टैंक खाली होगा, एक टैंक। ठीक है, ये एक टैंक खाली होगा। इसको 24 आवर्स काम करने पड़ेंगे, 2 दिन तक लगातार काम करेगा तब ये खाली होगा 48 घंटे में। अब यहाँ पे देखना कि 4 गो पंप है, यहाँ पे 4 गो पंप है, और हमको पता है कि एगो पंप से हम 48 घंटे काम करवाएंगे तो 2 दिन में खाली हो जाएगा। अब इसको 1 दिन में खाली करने हैं, 4 गो पंप है और इसको 1 दिन में खाली करने हैं, तो कैसे होगा। तो 4 गो पंप है और एगो पंप का कितना है 48, तो 4 से भाग दे दोगे तो निकल नहीं जाएगा। अब 4 से जब भाग दोगे इसको, तो 4 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा 12, 12 36, 12 चौक 48, तो 12 आवर्स, यानी 12 घंटा अगर काम करेगा, 12 घंटा अगर काम करेगा ये चारों पंप, तो ये क्या होगा, ये खाली हो जाएगा। यानी 12 घंटे कुल हमारे समय लगेंगे इसको खाली करने में। समझ में आए, ठीक है, समझ में आए, ये 12 घंटे काम करने पड़ेंगे तब जाकर ये खाली होगा 4 गो पंप से। ठीक है, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि भैया हमको समझ में नहीं है। देखो एक बार और समझा देते हैं कि कह रहा था दिन में 8 घंटे काम करने वाले 3 पंप है। देखो ये 3 गो पंप है और दिन में 8 घंटा काम करते हैं प्रतिदिन, और 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन काम करते हैं तब जाके ये टैंक खाली होता है। तो वही हम सोचे, अगर हम सोचे कि 3 गो मिलकर 8 घंटा काम कर रहा है तब खाली हो रहा है, अगर अकेले एगो करेगा तो कितना समय लगेगा। तो 3 गो मतलब 8 घंटा, तो एगो मतलब कितना, 3 में गुना कर दो, तो एगो मतलब 24 आवर्स, यानी 24 घंटा। एगो अगर पंप से अगर हम खाली करेंगे तो कितना समय लगेगा, 24 घंटा लगेंगे ना, 24 घंटा लगेगा। अब 2 दिन काम कर रहा है तो तब खाली हो रहा है, तो 2 दिन काम कर रहा है यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 गुने 2, 24 गुने 2 करेंगे तो 48 घंटा होगा। यानी कि 48 घंटा लगातार अगर एक पंप अगर काम कर रहा है तब जाके ये टैंक खाली होगा एगो पंप से। तो जब एगो पंप से 48 घंटा में ख़त्म होगा पानी, तो 4 गो पंप ऐसे रहें तो कितने घंटे में खाली होगा। तो 4 यानी 48 भागे 4 करोगे तो निकल जाएगा आंसर। तो 48 भागे अगर 4 हम करें तो 12 घंटा जो होगा वो हमारा टैंक खाली कर देगा। ठीक है ना, 12 घंटे में 4 गो पंप खाली कर देगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस कह रहा था, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। ठीक है, एक मकड़ी एक जाल कितना दिन में बनाई। ठीक, तो ऐसे तो आप इजीली बता सकते हो, ऐसे बस सिर्फ माइंड में सोच कर ही बता सकते हो। तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, इसका कि 2 मिनट, इसका एक फार्मूला क्या कहता है कि फार्मूला होता है M1 D1 बटा W1। ठीक है, जो M1 है ये हमारा संख्या है, और D जो डिनोट करता है वो डे को डिनोट करता है, डे को। ठीक है ना, डे को। और W क्या है, तो ये वर्किंग टाइम को डिनोट करता है कि कितने घंटे काम कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना कितने दिन काम कर रहे हो या कितने घंटे काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग टाइम काम डिनोट करता है। M1 D1 बटा W1, ठीक है, इक्वल टू M2 बटा M2 D2 बटा W2। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है इसका निकालने का। तो 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो 7 मकड़ियाँ कितना है, 7 मकड़ियाँ 7 दिन, कितने दिन लग रहा है, 7 डेज लग रहा है, और 7 दिन में और 7 जाल बनाती हैं। ठीक है ना, 7 जाल बनाती हैं। ठीक है, 7 जाल बनाती है इक्वल टू, तो एक मकड़ी एक जाल
कितने दिन में बनाएगी, एक जाल कितने दिन में बनाएगी। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, यानी हमसे दिन पूछ रहा है कि कितने दिन में एक मकड़ी एक जाल बनाएगी। तो यहाँ पे देखो 7 7 से कट जाएगा, तो ये हमारा 7 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि जो हमारा 7 जो है वो आंसर है, यानी कि एक मकड़ी एक जाल 7 दिन में बनाएगी। ठीक है ना, एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो 7 दिन उसको समय लग जाएंगे एक मकड़ी को एक जाल बनाने में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बस थोड़ा सा इसमें अगर माइंड ही लगाओगे तो बस आराम से बन जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला वगैरह देखना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा था, 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह आपका रीजनिंग से है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यानी कोई एक महिला है, एक पुरुष से, यानी कोई एक महिला है। ठीक है, कोई एक महिला है अपने पति से किसी पुरुष का परिचय करा रही है, किसी पुरुष का परिचय करा रही है, कह रही है कि महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता, यानी उसके भाई के पिता, किसके, उस पुरुष के भाई के पिता जो है मेरे दादा के एकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के एकलौते पुत्र हैं। तो महिला से इस आदमी के कैसे संबंधित है, महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है। तो समझना क्या कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, मान लो ये कोई एक महिला है, ठीक है, इसके ये हस्बैंड है। ठीक है ना, इसके ये हस्बैंड है और ये जो महिला है इसका ये हस्बैंड है और इससे परिचय करा रही है। मान लो इस पर्सन से परिचय करा रही है, इससे परिचय करा रही है, यानी ये महिला ने अपने पुरुष से इस पर्सन का परिचय कराते हुए कहा, इस पर्सन का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता, इस पुरुष के भाई के पिता, इस पुरुष के भाई के पिता कौन होंगे, तो ये इसके भाई के पिता हो गए। ठीक है ना, ये इसका भाई है और इसके ये पिता हो गए। ठीक, इसके पिता, ठीक है, इसके भाई के पिता मेरे दादा के एकलौते पुत्र है, यानी इसके दादा के एकलौते कौन पुत्र है, तो ये है। तो यानी कि इसके ऊपर ये इसका बाप हो गया। ठीक, इसके पिता हो गए, यानी इसके पिता ये हो गए। ठीक है, इसके पिता ये और इसके सन ये। ठीक है, इसका बेटा ये। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि एकलौते पुत्र हैं, तो महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है। जो ये महिला है, महिला जो है इस आदमी से, किससे, तो इस आदमी से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। तो जब ये इसके दादा हो गए, इसके दादा हो गए, तो ये इसके क्या हो गए, तो ये इसके अंकल हो गए, ये इसके अंकल हो गए। तो ये क्या हुआ इसका तो ये इसका भाई हुआ ना, ये इसका भाई हुआ। तो अब पूछ रहा है कि महिला का इससे क्या संबंध है, तो क्या, बहन का। ठीक है, क्या संबंध है, बहन का। अगर इससे पूछे तो भाई का। ठीक है, इससे पूछे तो भाई का। अगर पूछ रहा है महिला का संबंध इससे क्या है, तो महिला का जो संबंध है वो क्या चीज़ का है, तो उसका बहन का संबंध है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। समझ में आए होंगे ये रीजनिंग की क्वेश्चंस। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, वैसे तो मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता नहीं हूँ, बट सोचा कि PYQ जो है वो आपका कवर करवा दे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो जाओ इन सारी चीज़ों से। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि कोई संख्या है 1056 हमारे पास ये संख्या है, 1056 जो है ये हमारे पास संख्या है और इसको 23 से भाग देने पर ये नहीं कट रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़े कि 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः कट जाए 23 से। समझ रहे हो, पूर्णतः 23 से कट जाए। तो अगर हम इसको 23 से भाग देंगे, तो 23 से अगर हम भाग देंगे यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी भाग दे रखा है, तो इसका भागफल जो है वो 45 आया है, यानी 45 इसका भागफल आया है। भागफल कितना है, 45। और इसका जो शेष बचा है वो शेष है 21। शेष कितना है, 21, यानी 21 शेष आया है, 21 शेष आया है। अब यहाँ पे देखना 21 शेष आया है।
अगर हम 1000 इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है तो 2 का है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें 1056 में प्लस अगर 2 कर दे तो 1058 हो जाएगा। 1000 जो 58 है वो 23 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, अब 1058 जो है अगर हम इसको भाग देंगे तो पूरा पूरी क्या होगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या ले जिससे पूरा पूरी जो है वो 1000 विभाजित 1056 23 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वो न्यूनतम संख्या होगी 2। ठीक है, वो न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो वो न्यूनतम संख्या होगा 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अब हमसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो पूर्णतः 1 से और पूर्णतः खुद से ही कटे। ठीक है, या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से ही कटेगा। ठीक है, अब आप ये कमेंट में बताना कि आपको ये बताना कि कौन सी इनमें से अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक आपका है 22, 25, 29, ठीक है, 29 और 97। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी अभाज्य संख्या है जो खुद से तथा 1 से कटे। ठीक है, खुद से तथा 1 से कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाला है, यूनिट रहने वाला है। इससे भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिला था प्रीवियस ईयर में। ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिला था प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 साल में 815 रुपया और 4 साल में 854 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन कितना था। सबसे पहले तो देखना साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कहने का मतलब क्या है कि आपके इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट जो बढ़ा फिर इंटरेस्ट और आपके साधारण ब्याज के ऊपर फिर उस पे इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका टॉपिक्स है, मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। बट जो आपका साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो सीमित रहता है, वो एकदम एग्जैक्ट रहता है और उसी अनुसार चलते रहता है अपकमिंग आपके ईयर में। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 साल में 815 रुपया हो जाती है। साधारण ब्याज पर देखना, साधारण ब्याज पर मान लो कि 3 साल में एक साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 साल में 815 रुपया हो जाती है। 3 वर्ष में कितना 815 रुपये हो जाती है। ठीक है ना, और चौथा वर्ष में कितना हो जाता है, तो 800 कितना हो जाता है 854 हो जाता है, 854 रुपया हो जाता है चौथा वर्ष में। तो अब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि आखिर इसका मूलधन क्या होगा। हमारे जो इंटरेस्ट लगे हैं उसको निकाल करके जो हमारा मूलधन है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इंटरेस्ट पता करना होगा। तो इंटरेस्ट अब कैसे पता कर सकते हैं, तीसरा से चौथा वर्ष में जब जा रहा है तो यहाँ पे देखना कि 815 है, 815 से जब चौथे वर्ष में जा रहा है तो 854 हो जा रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहता है। तो यानी कि इन दोनों का अगर हम देखें गेप, अगर हम इन दोनों का गेप देखें तो वो हमारा इंटरेस्ट होगा। यानी कि कैसे, 854 में से अगर हम 815 को माइनस करें तो 854 माइनस 815 अगर हम माइनस करें तो कितना होगा, तो 14 और 9 और ये इसको यहाँ पे आया तो 3 यानी 39 का आपका गेप है। यानी 39 जो है वो एक साल का ये इंटरेस्ट निकल गया, कितना 39 जो है वो एक साल का इंटरेस्ट है। कैसे, तीसरा से जब चौथा साल में जब जा रहा है तो 39 रुपया बढ़ जा रहा है, 39 रुपया बढ़ करके 854 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा था कि मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना लगा है। तो तीसरा वर्ष में यानी 3 साल में 39 से यानी 3 वर्ष में 815 रुपया हुआ है, तो 39 रुपया एक साल का है। तो 3 साल का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 39 में तो हमारा इंटरेस्ट तो निकल जाएगा। जैसे कि
₹39 फर्स्ट ईयर का है, यानी तीसरका से चौथा जैसे साल जा रहा है तो ₹39 है। और ये जो इंटरेस्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब इसमें अनचेंज रहेगा। तो अगर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 9 दूनी 28, 9 3 27 के साथ हाथ में 1, हाथ में 2 और 3 3 9 और 2 11, ₹117 जो है वो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल का। 3 साल का ₹117 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि मूलधन पूछ रहा था, ये इंटरेस्ट जो है निकाल कर हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो 3 वर्ष का कितना है, ₹815 है। तो 815 में से अगर हम 117 माइनस कर दें तो हमारे पास मूल राशि प्राप्त हो जाएगी। मूल राशि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कट जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद से जो हमारा पैसा बचेगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा मूलधन राशि होगा। तो अगर हम निकाल दें इसमें से, तो 15 में से 7 गया, 7 3 10 और 5 15, कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक, 8 होगा। और ये दिया 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और 698, यानी जो हमारा मूलधन राशि है वो कितना है, तो 698 है। हमारा मूलधन राशि कितना है, 698। तो यही पूछ रहा था कि हमारा मूलधन राशि कितना होगा, ठीक है ना, कितना होगा हमारा मूलधन राशि। तो वहीं ऐसे 3 वर्ष का 815 था और चौथे वर्ष में 854, इसका गैप कितना था, 39 का था, यानी ₹39 एक साल में बढ़ रहा है। तो 3 साल में 39 में अगर 3 से गुना करें, 3 वर्ष का है तो 39 में 3 से गुना करें तो ₹117, यानी हो रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जब ₹117 हो रहा है तो 117 को अगर हम 815 में से माइनस करेंगे तो जो हमारा मूलधन होगा वो प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस एकदम सिंपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ज़रा सा भी मार्कर दीजिएगा, देखिएगा कहीं पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक है। कोई एक आदमी है वो 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक है। वह यात्रा से पहले भाग 21 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और दूसरी 21 किलोमीटर की गति से चलता है, और दूसरी भाग जब यात्रा करता है तो वो 24 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से तय करता है। तो कुल यात्रा ज्ञात करना है, यानी जो कुल डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा 2 भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि 2AB बटा A प्लस बी। अब यहाँ पे देखना है कि वो यात्रा कर रहा है, पहली यात्रा कितना भाग कर रहा है, तो 21 किलोमीटर। तो 2 × 21 × दूसरा का 24 किलोमीटर कर रहा है, बटा में अब इन दोनों को जोड़ दो, A प्लस B को जोड़ोगे तो A और B, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 1 5 और 2 और 2 4, यानी 45 45 के होगा, ठीक है, 45। तो अब इसको काटोगे तो कितना होगा, कितना बार में जाएगा, 7 3 24 7, ठीक, और ये कितना बार में जाएगा, तो आपका 15, ठीक है, 15 3 45। फिर इसको काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 15 को अगर काटोगे तो 5 बार में 3 से, ठीक है, फिर इसको काटोगे तो 8 बार में 3 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 7 56, सब 56 गुने 2, तो 56 गुने 2 करोगे तो 6 का 6 6 दूनी 12 1 और 2 का 56, 2 का 2 2 दूनी 4 और 1 5, 2 मिनट, 8 7 56, 8 7 56 के 6, ठीक है, हाथ में कितना 5, 8 7 56, सॉरी 2 मिनट, 8 7 56, 56 में 2 से गुना करोगे, 56 में जब 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, तो 56, 6 का 6 6 दूनी 12, ठीक है, 12 के 2 हाथ में कितना 1 और 12 के 2 हाथ में 1 और 5 का 5 5 दूनी 10 और 1 11, 112 होगा, ठीक है। 112 बटा कितना होगा, तो 5, 112 बटा 5। 2 मिनट, ज़रा सा इंक इसमें ख़त्म है, इंक डाल ले।
तो यहाँ पे क्या ये इसको काटोगे तो 112/5 आएगा। इंक थोड़े से ख़त्म थे, ठीक है, इंक ख़त्म होने के कारण वीडियो को स्टॉप करना पड़ा बीच में। तो क्या था 112, ठीक है, 112/5। अब हम क्या, हमारा एक और फार्मूला होता है अब डिस्टेंस निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम एवरेज निकाले हैं, एवरेज स्पीड निकाले हैं, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया km/h, ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया 112 km/5/h, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि वो कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है कि स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास 112/5 किलोमीटर है, गुने टाइम कितना था हमारे पास, तो टाइम दिया था एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, कितना, तो 10 घंटे में। तो अब हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा 2। अब 112 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, तो 2 का 2 2 दूनी 4 होगा और 11 के 11 दूनी 22 होगा, यानी 224 km/h वो कितना, इतना दूरी तय करता है। 224 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, 2ab/a+b। अब ए बी क्या था, तो 2 इंटू 21 गुने 21 क्या था, तो 21 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो फर्स्ट टाइम यानी पहली पाली में जो यात्रा करता है। यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास कि पहला जो भाग है वो पहली भाग में 21 किलोमीटर चलता है एंड दूसरी भाग में वो 24 किलोमीटर चलता है, और दोनों का योग क्या है a+b। तो a+b को अगर हम ऐड करेंगे तो 45 होगा, ठीक है। 45 को अगर हम काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको काटेंगे 15 को, तो 15 को काटेंगे तो 5 होगा और 24 को काटेंगे तो 8 होगा, ठीक है। अब 8 सत्ते 56, 56 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 56 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 होगा और बटा में 5 km/h। ये हमारा एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है, एवरेज स्पीड निकल गया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि स्पीड गुने टाइम। तो हमारा स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, अब हमारे पास टाइम मेंशन था 10 आवर्स यानी 10 घंटे, तो हमने 112/5 इंटू 10 किया तो ये हमारे पास आकर निकल गया, ठीक है, ये हमको ज्ञात हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का HCF 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और इसका HCF कितना है, 37 है। तो 37 से जब भाग दोगे इसमें तो आपका जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 111 होगा, ठीक है ना, 11 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप मिला लेना एक बार इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 36 जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 34 कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ जो है वो कितनी बार मिलती है, तो 22 टाइम्स मिलती है, ठीक है ना, यानी 22 बार एक दिन में घड़ी की सुइयाँ मिलती है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका जो नोट्स होगा PDF होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ मिलती है और कौन से दिशा में मिलती है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, कितने का कौन बनता है, इन सारे चीज़ों का जो आपका नोट्स होगा वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपकी मैथ का क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गए, ठीक है। अब हम लोग रीजनिंग की ओर चलते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चंस है, रीजनिंग का क्वेश्चंस में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, बस फटाफट से हम लोग करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चंस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन है कि वायरस इज कोडेड, वायरस को कोड किया गया है, VIRUS, वायरस इज कोडेड WZSBT, ठीक है। तो कह रहा है कि बैक्टीरिया का कोड क्या होगा, बैक्टीरिया का कोड क्या होगा, BACTERIA,
RIA। बैक्टीरिया का कोड क्या होगा? तो वायरस का, तो यहाँ पे देखना है कि B के बाद क्या आता है? W, I के बाद J, R के बाद S, U के बाद V, S के बाद T। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या सीक्वेंस चल रहा है कि एक एक इसके बाद वाला अक्षर ले रहा है। V के बाद I के बाद J, R के बाद S, U के बाद V और S के बाद T। यहाँ पे एक एक छोड़ कर ले रहा है। तो B के बाद क्या आता है? तो C, A के बाद B, C के बाद D, ठीक है, T के बाद U, ठीक, U, E के बाद F, R के बाद S, I के बाद J और A के बाद B। ये हमारा कोड हुआ, ये हमारा कोड बनकर तैयार हो गया। यही इसका आंसर था, CBDUFSJB। जिस तरह से था उसी अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे डिकोड कर दिया। तो ये हमारा कोड हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे और क्वेश्चंस रीजनिंग का यहाँ पे हम देख रहे हैं। और क्वेश्चंस रीजनिंग का आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मिसिंग लेटर ऑन द सीक्वेंस। यहाँ की कह रहा है कि फाइंड करना है मिसिंग नंबर को इस सीक्वेंस से। तो सीक्वेंस क्या है? FKORT, ठीक है। अब यहाँ पे मिसिंग है, तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मिसिंग है यहाँ पे क्या होगा? तो FKORT। अब इसका रिलेशन समझना है कि किस तरह से ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि F के बाद K, F के बाद डायरेक्ट K, कितने का अंतर? तो 5 का अंतर। इसका डायरेक्ट कितना? K के बाद क्या आता है? JKLMNO, कितने? तो 4 का अंतर। फिर OPQR, R 3 का अंतर। फिर RST 2 का अंतर, ठीक है। अब 2 का अंतर, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 4 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे 1 क्या है? तो T के बाद क्या आता है? तो U आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। यही फाइंड करना था मिसिंग नंबर को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ़ यू अनक्रिवेबल द लेटर ईचर यू विल गेट द नेम ऑफ। मतलब कह रहा है कि एक वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको एक कोई इनक्रेडिबल वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको सजा करके उसका मीनिंग निकालना है। सजा करके क्या निकालना है? मीनिंग निकालना है। वर्ड है कि ECEATHR, ये एक वर्ड है। इस वर्ड को सजाकर एक मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। तो एक मीनिंगफुल वर्ड कैसे होगा? तो यहाँ पे देखना कि इससे क्या बन रहा है, इससे क्या क्या बन सकता है। तो इससे क्या बन सक रहा है कि TEACHER, क्या बन गया? टीचर। टीचर, इससे वर्ड क्या बन रहा है? टीचर। TEACHER, क्या बन के तैयार हो गया? टीचर। तो यही बोल रहा था कि इस वर्ड से आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, ठीक है। यही बोल रहा था, इस वर्ड से क्या बनाओ? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो ईचर का मतलब क्या? ईचर का यहाँ पे हमने क्या कर दिया? तो टीचर कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देन उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाए रीजनिंग की ओर, तो रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABBBCD DD, ABBBCD DD, उसके बाद पूछा है कि व्हाट, उसके बाद से क्या होगा। तो यहाँ पे देखो A के बाद क्या आ रहा है? B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, तो D के बाद क्या आएगा? तो हमारा E आएगा। अब हमको एक लेटर मिल गया। अब यहाँ पे देखो कि B के बाद B आ रहा है, फिर C छोड़ दिया है, फिर D के बाद D आ रहा है। तो D के बाद जब D आ रहा है तो उसके बाद से क्या आएगा? E, उसके बाद से F, तो F के बाद F ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? F होगा। कैसे? एक एक छोड़कर, जैसे कि ABC और D इस तरह से चल रहा है, ABCDE। यहाँ पे हमने E लिख दिया, ठीक है, E हमको मिल गया। बट सेकेंड लेटर हमको प्राप्त करना था। तो यहाँ पे B है, फिर B आ रहा है, फिर C छोड़ दिया है बीच में, फिर D और D आ रहा है। तो हमको E क्या करना है? छोड़ देना है। फिर E के बाद क्या आता है? F, तो F आएगा ना, तो EF हमारा आंसर जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा? EF, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि
सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो नूडल्स लिखा है फ्लावर्स, ठीक है, नूडल्स फ्लावर्स, तो इसमें से कौन सा होगा? तो आपका होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी थ्रेड कॉटन, यानी धागा कपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो इफ़ द सर्टेन लैंग्वेज मद्रास को कोड किया गया है, मद्रास MADRAS, मद्रास को कोड किया गया है, क्या कोड किया गया है? NBESBT, इसको कोड किया गया है NBESBT, ठीक है। तो कह रहा है कि बॉम्बे को किस तरह से कोड करेंगे? तो बॉम्बे को किस तरह से कोड करेंगे? तो बॉम्बे को हम कैसे कोड करेंगे? बॉम्बे को हम कैसे कोड करेंगे? तो यहाँ पे देखना, M के बाद क्या आ रहा है? N आ रहा है, A के बाद क्या आ रहा है? तो B आ रहा है, D के बाद कैसे कोड किया है? तो E आ रहा है, R के बाद तो S, A के बाद B, फिर S के बाद T, यानी कि एक एक छोड़कर। तो B के बाद क्या आता है? तो C आता है, O के बाद M, O के बाद N, CN, M के बाद N, सॉरी, O के बाद P, O के बाद P, और उसके बाद से M के बाद क्या आता है? तो N, MN, B के बाद C, C के बाद A है, तो A के बाद क्या आता है? B आता है, और Y के बाद क्या आता है? तो G आता है। तो यही पूछ रहा था कि बॉम्बे को कोड कैसे करेंगे? तो बॉम्बे को हम कोड करेंगे CPNCBZ, ठीक है, ऐसे कोड करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चूज द फिगर विद द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि ये नॉन वर्बल से आपके क्वेश्चंस आ गया है कि इनमें से चूज करना है कि कौन सा इनमें से राइट है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे 4 को गोला दे देगा, ठीक है, उसमें आपको कोई डायरेक्शंस बनाकर दे देगा, ठीक है ना, उसमें कोई डायरेक्शंस बनाकर दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। तो आपको कोई इनमें से एक जो सफिशेंट रहेगा वो चुनने रहेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो आपके फिगर टाइप्स के क्वेश्चन है, यानी जो नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन है, मुंह से नहीं बोलते बट ये दिल से समझना रहता है, समझ रहे हो, तो इसको आप दिल से समझो। ये नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस वही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर हम बात करें तो लिखा है कि डिफ इज रिटेन 3587, डिफ को लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि DEAF, डिफ को क्या लिखा गया है? DEAF, डिफ को लिखा गया है, डिफ को 3587, ठीक है। और उसके बाद से फाइल को लिखा गया है FILE, फाइल को लिखा गया है, आपका फाइल का लिखा गया 7465 एंड कह रहा है कि आइडियल का क्या होगा? IDEAL, आइडियल का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे देखना कि आइडियल इसी वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आई कहाँ पे है? आई यहाँ पे है। आई का वर्ड क्या है? तो 7 है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। डी का वर्ड क्या है? डी यहाँ पे है, तो डी का वर्ड क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। ई यहाँ पे है, तो ई कहाँ पे है? तो ई यहाँ पे है। IDE का वर्ड क्या है? 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखोगे। ए यहाँ पे है, तो ए का वर्ड क्या है? ए का वर्ड है 8, तो 8 यहाँ पे लिखोगे। एल कहाँ है? तो एल यहाँ पे है फाइल में, एल 5 में है, तो एल का वर्ड क्या है? तो एल का वर्ड आपका जो है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे। जो हमारा आइडियल का कोड बन के आया वो 43586 आया, यही हमारा आंसर होगा। देन यहाँ पे हमारी सारी क्वेश्चंस रीजनिंग की एंड जो भी आप सबकी क्वेश्चंस थे यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है। देन अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और रीजनिंग से अभी भी वंचित है और वो अभी तक उनको पता नहीं है कैसे तैयारी करें, उनको शेयर करो ताकि वो अच्छे तरीके से समझे इस लेक्चर्स को और इसको एनालाइज करें और कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से कौन सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है टॉपिक हमारे लिए, वो सारे चीज़ जाने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।